नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन को समर्थन करने का ऐलान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिना किसी शर्त के हम देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा, अगर इंडिया गठबंधन हमें हिस्सेदारी देती है तो भी हम उनको समर्थन देंगे, अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो भी हम उनको समर्थन देंगे। आने वाले समय के लिए इंडिया गठबंधन देश की मांग है। प्रदेश सरकार का दिल पसीजा न केंद्र सरकार का दिल पसीजा, लेकिन उन्होंने आनंद जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर के दरियादिली दिखाई। मैं इस पर खुशी इजहार करता हूं और हम समझते हैं कि इस प्रकार की जरूरतमंद सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी है। भाजपा तो कह रही थी आपको कैबिनेट मंत्री बनाया था, भाई सुरक्षा तो आपके पास थी ही, आप ही छोड़ के चले गए। हाँ, आपका कहना सही है। मैंने पहले भी कहा कि मैंने कैबिनेट मंत्री पद इसीलिए छोड़ा था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के चयनित अभ्यर्थियों के को नियुक्ति पत्र न दे करके उनकी जगह पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था जो चयनित नहीं भी थे। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला किया। इस दौरान मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी यूजलेस उम्मीदवार बनाती है, लोगों को बीजेपी बेवकूफ बनाती है और कहती है 5 साल का और मौका दीजिए। 5 साल बाद जब फिर से चुनाव आता है तो फिर स्वागत नए कैंडिडेट देते हैं। वहीं अब दिल्ली वाले बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने देश के, दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की सच्चाई बताई थी कि किस तरह से यह भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि वो सबसे पहले यूजलेस लोगों को टिकट देते हैं। उसके बाद अगर वो गलती से जीत जाएं, चाहे उनके पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, वो 5 साल के लिए जनता के बीच में जाते नहीं हैं, इलाके में दिखते नहीं हैं, जनता का काम करते नहीं हैं। 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी इलाके के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी खराब नहीं है, वो इकलौता कैंडिडेट ही खराब था, तो हम अब कैंडिडेट बदल रहे हैं, अब आप फिर से हमें वोट देना कि हम 5 साल आपको और बेवकूफ बना सकें। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी पिच तैयार हो गई है तो वहीं 9 सांसदों का पत्ता कट गया है। वहीं मंत्री, पूर्व विधायक, सरपंच और किसान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं देखिए पूरी रिपोर्ट एक आपको दिखाते हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की पहली सूची में कुल 195 सीटों के लिए नाम तय कर दिए गए हैं। इन सीटों में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और 2 पूर्व सीएम समेत कुल 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों में भाजपा ने अपने उम्मीदवार तय कर दिया है। बात करें अगर रायपुर की, तो रायपुर लोकसभा सीट से इस बार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक हैं। वे रायपुर के दक्षिण विधानसभा से लगातार जीतते आए हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास को रिकॉर्ड मतों से हराया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 66,000 वोटों से पछाड़ा था। बात करें वहीं दुर्ग की, तो दुर्ग लोकसभा सीट से पार्टी ने एक बार फिर से विजय बघेल पर अपना भरोसा जताया है। 2019 के चुनाव में भी विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए थे। 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पाटन विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब सरगुजा लोकसभा सीट से पार्टी ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। महाराज ने हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया है। सामरी विधानसभा से वे 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण लगातार वो नाराज चल रहे थे, जहां उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है।
जांजगीर की बात करें तो जांजगीर लोकसभा सीट से पार्टी ने कमलेश जागड़े को उम्मीदवार बनाया है। जागड़े 2023 से नवीन जिला शक्ति की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत मसनिया कला की 2 बार सरपंच रह चुकी हैं। वहीं रायगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी ने राधे श्याम राठिया को उम्मीदवार बनाया है। राठिया भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। राठिया वर्ष 1995 से 2000 तक निर्विरोध उप सरपंच ग्राम पंचायत छर्रा टांगर रहे हैं। वर्ष 2000 से 2005 तक जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं 2005 से 2010 तक जनपद पंचायत घरघोड़ा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2010 से 2015 तक जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्यरत थे। अब चलते हैं बिलासपुर की ओर, जहां बिलासपुर लोकसभा सीट से पार्टी ने तोखन साहू को उम्मीदवार बनाया है। तोखन साहू 2013 में प्रथम बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे 2015 में संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन रह चुके हैं। राजनांदगांव की अगर देखा जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट से पार्टी ने संतोष पांडे को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीत कर आए थे। एक बार फिर पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। वहीं अब आपको ले चलते हैं कोरबा की ओर। कोरबा लोकसभा सीट से पार्टी ने सरोज पांडे को उम्मीदवार बनाया है। सरोज पांडे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। साथ ही वे राज्यसभा सांसद भी रही हैं। इससे पहले वह दुर्ग से 15वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी और छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्य भी थी। सरोज पांडे ने पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया है। फिर उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव का पद भी संभाला है। सरोज के नाम एक ही समय में मेयर, विधायक और सांसद का पद संभालने का विश्व रिकॉर्ड है। वहीं अब ले चलते हैं महासमुंद की ओर। महासमुंद लोकसभा सीट से पार्टी ने रूप कुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रूप कुमारी चौधरी 2013 से 2018 में बसना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक थी। रूप कुमारी बसना विधानसभा क्षेत्र के धनापाली गाँव की रहने वाली है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत महासमुंद जिला पंचायत सदस्य के रूप में की थी। साथ ही भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने एमए तक की पढ़ाई की शिक्षा पूरी की है। रूप कुमारी पेशे से किसान परिवार से हैं। वहीं अब बात करते हैं बस्तर की। बस्तर लोकसभा सीट से पार्टी ने महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। महेश कश्यप पूर्व सरपंच और अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष के पद पर हैं। वे सरपंच संघ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अगर कांकेर की बात करें तो कांकेर लोकसभा सीट से पार्टी ने भोजराज नाग को उम्मीदवार बनाया है। भोजराज नाग 2014 में प्रथम बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर जनजाति समाज के उत्थान और नशा मुक्ति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी ने तो अपनी 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी इसकी असमंजस बनी हुई है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं अलीगढ़ में बिजली बिल जमा करने को लेकर एक ही परिवार के लोगों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट में गर्भवती महिला सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई। वहीं आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ितों का आरोप है कि थाने में शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित प्राइवेट बस ने 3 बाइक सवारों को रौंद डाला। तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि एक बाइक पर मां, बेटे और पोते सवार थे। तीनों शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। नीमगांव थाना क्षेत्र के गुलौला गांव के पास की घटना सामने आई। गिलौला थाना नीम गांव क्षेत्र में शाम को एक बाइक सवार 3 लोग जा रहे थे। इसमें जैसे जानकारी हुई कि बस से उनका एक्सीडेंट हुआ। तीनों लोगों की मौके पे ही मौत हो गई है। मृतकों में एक पंकज, सानू और एक महिला है राम गुनी देवी। ये रहने वाले लोग गौरिया सीतापुर के रहने वाले हैं और ये आज एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए भूपतपुर जा रहे हैं। इनके परिजन मौके पे आ गए हैं और मृतकों को मर्चरी हाउस भिजवाया गया।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता राजीव मिश्रा से। राजीव, जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर आया सामने, किस तरीके से पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? आलोक जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि तेज रफ्तार अनियंत्रित प्राइवेट बस थी जो सवारियां लेकर के गोला की तरफ से जा रही थी। इसकी टक्कर में जो है एक बाइक सवार 3 लोग थे जिनको रौंद दिया बस ने। उसमें माँ, बेटे और पोते की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो बस थी, एक्सीडेंट के बाद में तुरंत वो अपना बस लेकर के फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने तीनों शवों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाकी अभी कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है सर। चलिए, आप नजर रखिएगा कि क्या कुछ जानकारी और निकल करके आ पाती है। पुलिस की जांच किन किन बिंदुओं पर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। कल देर शाम बीजेपी ने 195 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। अमेठी से लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री व मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को टिकट मिला। पहली बार 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 से अधिक वोटों से हराया। एक बार फिर स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया गया। 2019 में सांसद बनने के बाद से स्मृति ईरानी लगातार अपने क्षेत्र में बनी हुई और अब तक करीब 130 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा भी कर चुकी। वहीं हाल ही में गौरीगंज तहसील के मेदन मवई गांव में सांसद स्मृति ईरानी ने अपना निजी आवास बनवाया। अब इसी आवास से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। किस प्रकार का आयोजन किया गया? यहाँ पे हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी जी को अमेठी लोकसभा का प्रत्याशी पुनः बनाया गया है। उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उसके उपरांत विधानसभा चुनाव संचालन समिति की और विधानसभा कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री और प्रभारी अमेठी आदरणीय शंकर गिरी जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय रावत जी। तो 2014 में इस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था स्मृति ईरानी को, लेकिन तीसरी बार जम करके चुनावी मैदान में ताल ठोक की और आखिरकार अपनी जीत दर्ज कराई। तो 2014 में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिलहाल 2019 में एक शानदार जीत दर्ज की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मिराज खान से। मिराज, स्मृति ईरानी को लेकर के जिस तरीके से पूरी तरीके से जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही हैं, और बड़ी बात है कि वो अपने इलाके में, क्षेत्र में कितनी बार गई, 130 बार से भी ज्यादा, क्या माहौल है? जी आलोक, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही कल देर शाम 165 जो एक लोकसभा की जो प्रत्याशी थे, जो बीजेपी में इनकी जो लिस्ट थी वो जारी हुई थी, उसके बाद जब जनपद अमेठी और अमेठी संसदीय क्षेत्र में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि तीसरी बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने स्मृति ईरानी पे भरोसा जताया है, तो यहाँ खुशी की लहर सी दौड़ गई। जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो एक दूसरे को मिठाई खिलाए और मिठाई खिलाने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ जो है गाजे बाजे के साथ उन्होंने जो है खुशी जाहिर किया। और आलोक जी बताऊंगा कि 2014 में जब स्मृति ईरानी जी पहली बार अमेठी से सांसद का चुनाव लड़ने का मन बनाया उन्होंने, और चुनाव में काफी मेहनत भी किया, लेकिन उनको राहुल गांधी के सामने हार का सामना करना पड़ा स्मृति ईरानी को 2014 में। लेकिन उसके बाद भी उनका मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा। लगातार वो अमेठी आती रही, अमेठी के जनता के सुख और दुख में लगातार वो अमेठी आकर के उनसे मिलती रही। बिल्कुल, जनता की सेवा करी और अब जनता को रिटर्न गिफ्ट देने का कहीं ना कहीं मौका आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। मिराज, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जो कि अमेठी से बता रहे थे कि तीसरी बार चुनावी ताल ठोक रही हैं स्मृति ईरानी और अपनी जीत को लेकर के भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों की ओर करेंगे। बागपत के इमरान हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मामले को सुलझा लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि इमरान की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई। मृतक इमरान मजदूरी करता था। जिस हाशिम नाम के ठेकेदार के पास इमरान मजदूरी करता था, उसी ठेकेदार के साथ इमरान की पत्नी का अवैध संबंध बन गया था। वहीं इमरान को जब इसकी भनक लगी तो उसने आपत्ति दर्ज कराई। इमरान इन दोनों में बाधा बनने लगा। ऐसे में इमरान को रास्ते से हटाने के लिए हाशिम ने धार हथियार से उसकी हत्या कर दी और शव को किस तरीके से बड़ौद थाना क्षेत्र बड़का अंडरपास के पास फेंक दिया। जैसा आपको मालूम है, कल लगभग 12 बजे हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी कि थाना बड़ौद के बड़का गांव के अंडरपास के बगल में एक फैक्ट्री में डेड बॉडी बरामद हुई है और उसकी लगभग 35 साल थी। बाद में जानकारी हुई कि ये कस्बा बड़ौद का इमरान नामक व्यक्ति है और उसकी बाका से मार के हत्या कर दी गई थी। हमारे क्षेत्राधिकारी बड़ौद नेतृत्व में एक हमारी टीम काम कर रही थी, जिसमें सचिव बड़ौद, उनके तमाम उपनिरीक्षक, कांस्टेबल सम्मिलित थे। जानकारी ये हुई कि ये मूलतः बड़ौद कस्बे का निवासी है और इसका कस्बे के ही एक व्यक्ति जो हाशिम है उससे दोस्ती थी। औरैया के पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने एलआईयू इंस्पेक्टर कोतवाल पंकज मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने बिना अनुमति के सदर कोतवाली क्षेत्र में वाहन रैली निकाली थी और पंकज मिश्रा ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। साथ ही साथ जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की, जिस कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एक खबर चल रही है, क्या है पूरा मामला? श्री ओम प्रकाश ओझा, जिला महासचिव सपा औरैया के द्वारा 2/3/24 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक की कार्यकर्ता बैठक के संबंध में एक अनुमति प्राप्त की गई थी, जिसके संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से एक रील जो कि वायरल हुई उसका संज्ञान लिया गया। इसके संबंध में जानकारी हुई कि कुछ लोगों के द्वारा 15-20 गाड़ियों से हाईवे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस कार्यकर्ता बैठक से पूर्व एक रैली नुमा निकाली गई। वहीं भाजपा ने ललितपुर लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा पर फिर से भरोसा जताया। जैसे ही मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को दोबारा टिकट मिलने की घोषणा हुई, उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सांसद ललितपुर से झांसी लौटे और कार्यकर्ताओं ने आवास पर उनसे मुलाकात की और बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी भी की गई। आगे और काम किया जाए तो उन कामों को हम पूर्ण करने की कोशिश में लगेंगे। झांसी स्मार्ट लोगों का स्मार्ट शहर है, तो इसका तो विस्तार होना जरूरी है। ऐसे ही मोरानीपुर, ललितपुर, इनमें भी अब लोगों में नई आशा जागी है। इतने साल बाद बुंदेलखंड के लोगों में एक नई उमंग है, क्योंकि हम सबको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए किया आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ। हम लोग सब उम्मीद रखते हैं कि वो जो विकास की गंगा बहना शुरू हुई तो बुंदेलखंड वासियों को उसका पूरा लाभ इसी काम में। आपके दूसरे कार्यकाल में क्या लगता है कि जो हवाई अड्डा बहुत प्रतिष्ठित है, काफी दिनों से इंतजार है, तो मान लिया है कि वो पूरा मिल जाएगा इस बार? गारंटी है सर, मोदी की गारंटी। मेरी गारंटी तो मेरे जो प्रधानमंत्री कहेंगे, मेरे जो कार्यकर्ता कहेंगे, मेरी जो जनता कहेगी। और क्या ऐसे काम थे जो कार्यकाल में आपके अधूरे रह गए? मेरे 3 बड़े कार्यकाल, 3 बड़ी चीजें अधूरी रह गई थी। एक तो आपने जैसे कहा था हवाई अड्डा, जिसकी हमको स्वीकृति मिल चुकी है। एक बहुत बड़ा कार्य हमारा है बीडा। बीडा एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से फैल जाए और अच्छा काम उसमें हो जाए। और जो मैं चाह रहा हूँ, जो विजन है, जो आगे देख रहे हैं कि झांसी और इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में हम इतनी नौकरियां बना लें, इतनी नौकरियां कर लें कि लोग बाहर से पलायन करके बुंदेलखंड आए, वो है विजन, वो करवाना है। आज झांसी ललितपुर सीट पर हमारे झांसी ललितपुर के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय श्री अनुराग शर्मा जी को नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने, भाई नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी भाई साहब ने जो उन पे विश्वास जताया है,
और पुनः उनको झांसी ललितपुर सीट से सांसद की उनका टिकट फाइनल हुआ है। इसलिए हम सब लोग आज माननीय सांसद जी के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बड़ी संख्या में एकत्र होकर यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। वहीं रायबरेली में भूमाफियाओं की नजर अब मंदिरों पर पड़ चुकी है। ताजा मामला शहर के हाथी पार्क के पीछे बने रविदास मंदिर का है, जहां पर भूमाफिया के द्वारा मंदिर के दोनों तरफ ताला लगाकर कब्जे करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाए। मीडिया से बात करते हुए राजेश कुरील ने बताया कि 1978 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहले भी कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक भूमाफिया पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंदिर और सामुदायिक आश्रम के नाम पे ये पट्टा है, जिसमें ये सर क्या परिचय? मेरा नाम राजेश कुरेल है, मैं सामाजिक संगठन विश्व दलित परिषद का अध्यक्ष। सर क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? कार्यक्रम ये है कि हम लोगों को 1958 में रविदास समाज और उनके अनुयायियों को संत रविदास मंदिर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने जिला पंचायत की जमीन पे एक कीता प्लाट जो है हम लोगों को पट्टा किया था, जिसमें 1978 में बाबू बैजनाथ कुरील जी के हम लोगों के जो समाज के नेता थे, बाबू बैजनाथ कुरील जो रायबरेली के प्रथम सांसद थे, उनकी अगुवाई और उनके नेतृत्व में 1978 में ये रविदास मंदिर का निर्माण होकर सामाजिक और सार्वजनिक इसको पूजा पाठ के लिए समर्पित किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की खेत में खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी, जिसके बाद ट्रॉलियों में भरकर किसानों ने मऊरानीपुर टीकमगढ़ मार्ग के खदियन चौराहे को जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने मांग करते हुए कहा, सरकार जल्द से जल्द किसानों के खेतों का सर्वे कराए और उनके नुकसान की भरपाई कराई जाए। जिसके बाद मौके पर पहुंचे उपजिला अधिकारी गोपेश तिवारी ने बताया कि किसानों के खेतों में हुई ओलावृष्टि का सर्वे कराए जाने के लिए लेखपाल की टीम रवाना हो गई और किसानों की बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। देखिए, कल शाम को ओलावृष्टि हुई है। तहसील मऊरानीपुर क्षेत्र में कई गांव में ओलावृष्टि हुई है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग के लेखपालों को लगा के जो है सर्वे कराया जा रहा है। किसानों की जो भी क्षति हुई है उसका मुआवजा उन्हें मिलेगा। देखिए, कल शाम को भयंकर ओलावृष्टि हुई है। 200 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के ओले गिरे हैं। किसानों की जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों के सैकड़ों गांव में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और किसान आज हताश और निराश होकर मऊरानीपुर के खदियन चौराहे पर ओले को लेकर, ये देखिए, ओले लेकर रोड पर उतर गया है, जाम लगाया बैठा है। वो सरकार से वहीं अलीगढ़ में बिजली बिल जमा करने को लेकर एक ही परिवार के लोगों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। इस मारपीट में गर्भवती महिला सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ितों का आरोप है कि थाने में शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में